आज चर्चा करते हैं चुनाव के विषय में। कभी लोकसभा के चुनाव, तो कभी राज्य के चुनाव, तो कभी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी होते हैं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या है, यूनिवर्सल इलेक्टोरल फ्रेंचाइज क्या है, और देश में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके का वोटिंग पैटर्न यहां पर यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो चुनाव की बात करें तो एक चीज समझ में आती है कि देश की जनता अपने देश की सरकार चुनती है और यह सरकार चुनने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जब सरकार को चुनने के लिए जनता सीधे ही अपने कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है। लेकिन जब देश की जनता रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वह किसी और को चुनते हैं तो यह प्रक्रिया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन में आती है। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लोकसभा के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है और भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन का एग्जाम्पल है। अभी आगे समझाऊंगा क्या मतलब होता है इसका। लेकिन जब हम बात करते हैं चुनाव की तो पूरे विश्व में हर देश में चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी भारत, अमेरिका या यूके यहाँ के चुनाव इतने स्पेशल क्यों होते हैं? क्यों हम कभी भी चीन और नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन की बात नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण समझिएगा। भारत में जब चुनाव होते हैं तो इसमें जनता के पास यह अधिकार होता है कि वह वर्तमान सत्ता को बदल सकती है। उसको पता होता है कि जो सत्ता वर्तमान समय में काम कर रही है, अगर वह अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे पास यह अधिकार है कि वोट के माध्यम से हम उन्हें बदल सकते हैं। यही चीज आप यूएसए में देखेंगे, यही बात आप यूके में देखेंगे। लेकिन जब हम चलते हैं चीन और नॉर्थ कोरिया तो वहां पर जनता के पास ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं होती है। वहां पर चुनाव केवल दिखावे के होते हैं। जो पार्टी वहां पे सत्ता में है वह चुनाव को इस तरीके से मैनेज करती है कि सत्ता परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं होती है। एक दौर में मैक्सिको में भी यही हुआ करता, जब वहां पर PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी रूल किया करती थी। लगभग 70 साल उन्होंने वहां पर रूल किया और हर बार ऐसे डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे जिस वजह से वहां पे विपक्षी पार्टियां कभी भी सत्ता में नहीं आ पाती थी। इस पूरे प्रक्रिया को अगर कोई संस्था नियंत्रित कर रही है, सरकार बदलने की शक्ति नहीं है, ऐसी सब प्रक्रियाओं को हम मिला के कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपलसरी है, होना ही चाहिए। फ्री का मतलब यह हुआ कि हर किसी को वोटिंग राइट का अधिकार प्राप्त हो, और फेयर का मतलब यह होता है कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो। एक दौर में जब बैलेट पेपर से भारत में चुनाव होते थे तब बूथ कैप्चरिंग और बैलेट्स को लूटा जाना ये बहुत आम प्रक्रिया हुआ करती थी। समय के साथ इसको बदला गया और ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। कुछ शंकाएं उसको लेकर व्यक्त की गई, लेकिन अगर हम बैलेट पेपर के दौर से इसकी तुलना करें तो आज के समय में जो आपका इलेक्शन होता है वो काफी फ्री एंड फेयर होता है। बाद में क्या किया गया कि भाई आपने किसको वोट डाला। कई बार संशय उत्पन्न हुआ कि भाई मैंने ए पार्टी को वोट दिया था और यहां पर बटन बी पार्टी में दब गया। तो ऐसे में एक नया चीज ऐड किया गया, उसे कहा गया वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल, जिसमें आप जब बटन दबाते हैं जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है उसका सिंबल वहां पे प्रिंट होकर आता है, बाद में वह पर्ची कटकर अंदर गिर जाती है एक बॉक्स में। इस तरीके से हमने धीमे धीमे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंडिया में प्रमोट किया। अब भारत में अगर बात करें तो इलेक्शंस को लेकर एक संस्था है जिसके विषय में संविधान कहता है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका निर्माण 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसका नाम रखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इलेक्शन का प्रावधान है और जिसमें इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 324 में है। प्रारंभ में जब इलेक्शन कमीशन बना था तो यह एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। बाद में 1990 में फिर 1 सदस्यीय हुआ और 1993 में वापस इसमें 3 मेंबर हुए और जो आज तक चलते चले आ रहे हैं। इन मेंबर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और यह कार्य करते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में, और अगर इन्हें हटाना है तो राष्ट्रपति इनको अपॉइंट तो करता है पर वह इनको हटा नहीं सकता। इनको हटाने के लिए आपको संसद का रुख करना पड़ेगा और 2/3 बहुमत अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी से ही आप इन्हें हटा सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष
या उनकी उम्र का 65 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले पूरा होगा वहीं पर वह कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यह तो प्रक्रिया हुई इलेक्शन कमीशन की। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट करता है, वह है आर्टिकल 325, जिसके अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की बात की गई है। और इसमें हर एक व्यक्ति भारत का जो कि 18 वर्ष या उससे ऊपर हो चुका है, उसका नाम यहां पर होना चाहिए, उसका संवैधानिक अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन जाति, लिंग, रंग, क्षेत्र, भाषा इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इंडिया में जो है अप्लाई होता है। देखिए, एक दौर में क्या था कि भारत में जो वोटिंग एज हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी, पर 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1988 में से चेंज करके 18 साल कर दिया गया। मतलब अब भारत का जो भी व्यक्ति 18 या 18 के ऊपर है वह वोट दे सकता है। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 326, इसे हम राइट टू वोट कहते हैं। यह आपका एक संवैधानिक अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो यह है कि एज ऑफ 18 और अबव किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा वोट देने से। एंड सेकंड यहां पर है सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि भारत में किसी के वोट की वैल्यू ज्यादा और किसी के वोट की वैल्यू कम होगी। सबके वोट की वैल्यू यहां पर इक्वल होने वाली है। तो यह तो पूरी बातें हमने करी इलेक्शन कमीशन के विषय में। आप समझ लेते हैं कि भारत में इलेक्शन का जो तरीका है वह कैसा है। तो भारत में दो तरीके से वोटिंग होती है। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जब हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्म होता है, जनता सीधे जाके वोट करती है और जिसको अधिक वोट मिलता है उस क्षेत्र का, उसको ही विजयी मान लिया जाता है। जबकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में यहां पर हम रैंक करते हैं कि हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है और एट द एंड जिसको अधिक प्रेफरेंस मिलता है वह जीत जाता है। इसकी प्रक्रिया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन में उपयोग की जाती है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के इलेक्शन होते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जनता मेनली 3 तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। पहला, जिसे हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव, दूसरा जिसे हम कहते हैं राज्य का चुनाव, और तीसरा जिसे कहते हैं पंचायत जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, और दूसरा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि अर्बन एरियाज में होता है। इस तरीके से भारत में जो इलेक्शंस हैं जनता के लिए वो 3 सेगमेंट में डिवाइड किए गए और इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघीय व्यवस्था। क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, या यूनियन कह लीजिए हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, तो भारत एक फेडरल कंट्री है और यहां पर सत्ता का विभाजन ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल फॉर्म में किया गया है, इसीलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया भारत में चुनाव के तरीके। अब जानते हैं भारत में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। पहले चलते हैं यूनियन में, तो वहां पर दो ऐसे पोस्ट हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कहलाते हैं। पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। देखिए, भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ जो इलेक्शन उसमें होता है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके अलावा स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है वो यहां पर वोट करते हैं और इनके वोट के माध्यम से प्रेसिडेंट चुना जाता है। यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और बात करें हम वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसमें केवल एमपीज ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वह एक ऐसी पोस्ट है जिसको वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से सैलरी नहीं मिलती, वह सैलरी पाता है राज्यसभा के चेयरमैन के फॉर्म में। तो इसका एक ही काम है, राज्यसभा के चेयरमैन के फॉर्म में कार्य करना, और अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो तो वहां पर वीपी एज ए प्रेसिडेंट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं उसके नीचे, इसे कहते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। बात करें अगर हम लोकसभा की, तो लोकसभा लोअर हाउस होता है, टोटल मेंबर 543 होते हैं, और इसमें जो वोटिंग का तरीका होता है इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह डायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट है और यहां पर जनता सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और इसी के थ्रू यहां पर बनती है कैबिनेट मिनिस्ट्री और उसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए, भारत में 4 ही ऐसे केस हुए हैं जहां पर राज्यसभा के जो मेंबर हैं वह पीएम बने हैं, अन्यथा हर बार यही हुआ है कि जो लोकसभा का मेंबर होता है वही देश में जो प्रधानमंत्री उस पोस्ट को अपनाता है। अगर मैं यहां पर 4 की बात करूं तो इंदिरा गांधी, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो देश में
प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो कि राज्यसभा से होकर आते थे। बाकी सभी जितने भी लोग यहाँ पर पीएम बने हैं वह लोकसभा के मेंबर थे। दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैंने डिटेल में इस पे एक वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन में दे दूंगा आपको, देख लीजिएगा कि यहाँ पर कैसे वोटिंग होती है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता है। भारत के राज्यसभा में 233 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, बाकी 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और देश में जो राज्यसभा है वह अपर हाउस होती है, इसके पास पावर एज कंपेयर टू लोकसभा के कम होती है। लेकिन जब भी कोई बिल पास करना है, उसको एक्ट में कन्वर्ट करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा के रोल यहाँ पे लगभग बराबर हो जाते हैं। केवल मनी बिल ऐसा है जहां पर राज्यसभा के पास पावर जो है वो कम होती है। मनी बिल पे सेपरेट हम लोग बात कर लेंगे किसी वीडियो में। अब बात करते हैं स्टेट की, तो यहां भी किसी स्टेट में सिंगल हाउस है, किसी स्टेट में 2 हाउसेज हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जो दोनों हाउसेज उनके नाम क्या हैं। तो लोअर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और इसके मेंबर को बोलते हैं MLA। भारत में जितने भी राज्य हैं उनके पास अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके अलावा 3 ऐसे यूटी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी। हो सकता है जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, पर अभी वर्तमान समय में वह यूटी के अंतर्गत ही आता है। यहां पर इलेक्शन होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ही फॉर्म में, और देश की जो सबसे बड़ी असेंबली है वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कुछ ही स्टेट्स में है। देश में वर्तमान समय में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, पर वर्तमान समय में जब वो यूटी बना उसके बाद से वह खत्म कर दिया गया। इसका इलेक्शन भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के फॉर्म में होता है, इसीलिए स्टेट में कहीं कहीं सिंगल हाउस है, कहीं कहीं आपके डबल हाउस देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड जो लेवल हमारा, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, एक विलेज का और एक अर्बन एरियाज का। जो विलेज है या रूरल एरियाज है वहां पर होता है पंचायती राज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आधार पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि ग्राम सभा का निर्माण करता है, वहां पे लोगों के नाम लिखता है, वह वोट करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग अपने प्रधान या मुखिया या सरपंच को यहाँ पर चुनते हैं। फिर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहां पर भी सेम चीज होती है, यहां पर चुना जाता है मेयर और वार्ड मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। यह भी डायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्म है, इसे भी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आधार पर जोड़ा गया। तो यह तो प्रक्रिया थी भारत में इलेक्शन की। लेकिन एक और इलेक्शन होता है जो कि होता है बाई इलेक्शन। कई बार क्या होता है कि जैसे स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, लेकिन बीच में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या उसकी डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया गया, तो ऐसे में वह सीट खाली हो जाती है। यही चीज जब हम देखते हैं तो पार्लियामेंट में भी हो जाता है, खासकर लोकसभा में। तब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि वह बचे हुए टेन्योर के लिए ऑर्गेनाइज करता है इलेक्शन। जब भी बचे हुए टेन्योर के लिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज होता है, इसे कहा जाता है बाई इलेक्शन। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन ऑर्गेनाइज होगा, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो यह एक बाई इलेक्शन का तरीका यहां पर होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर हम कोशिश करते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव लेस न रहे, सबके पास रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार रहे और डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। इस वजह से हम बाई इलेक्शन का प्रावधान जो है यहां पर रखते हैं। दोस्तों यह पूरी प्रक्रिया थी जिस पर हम लोगों ने देखा कि भारत में इलेक्शंस कितने तरीके के होते हैं। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे की। यदि दोस्तों दर्शकों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।